सभी प्रेस के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज की कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मैं और मेरे साथीगण वो निर्णय आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस आर्थिक समय में राजस्थान सरकार कुछ निर्णायक कदम उठा रही है, कुछ नीतियां ऐसी बना रही है जो मात्र नीति तक सीमित नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर अगले 25 वर्ष तक कम से कम राजस्थान की आर्थिक ताकत, युवाओं के लिए रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन का माध्यम बन रही है। राजस्थान का युवा हो वो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहता है, राजस्थान की बेटी हो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, राजस्थान का किसान हो वो अपनी मूल्यवर्धन करना चाहता है अपने खेत के अंदर। और इसी से संबंधित कैबिनेट ने जो निर्णय लिया वो इन्हीं एस्पिरेशंस, आशाओं को पूरा करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन रखा है 2047 तक का, किस तरह से एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में आए। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कैबिनेट के माध्यम से कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026। ये पहली बार है राजस्थान के अंदर जहां इंडस्ट्री के अंदर शामिल करा गया है जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, होटल, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेस, आईटी सर्विसेज, रिसाइकलिंग प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब को चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रिको हो, चाहे पूरा का पूरा अलग अलग विभाग हो, सब के अंदर मान्यता दे दी गई है कि ये अब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। हमें 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी पहुंचना है और उसी दिशा के अंदर हर जिलेवार इस पॉलिसी को लागू करा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी एक अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी, हर जिले की अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी। जैसे नीमराना के अंदर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग होगी, भिवाड़ी के अंदर सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स की ताकत होगी, जयपुर के अंदर जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी होगी, भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल होगी, उसी तरह जोधपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स का इकोसिस्टम और बढ़ेगा, बाड़मेर के अंदर एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी और हैंडीक्राफ्ट होगा, उसी के साथ जैसलमेर के अंदर इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी होगी। ऐसे अलग अलग जिलों के अंदर सबकी अपनी खूबी होगी, अपनी पहचान होगी। आज राजस्थान का युवा दुनिया के साथ मुकाबला करने को तैयार है और उसी से जुड़ता है टैलेंट इकोनॉमी। और टैलेंट इकोनॉमी का मतलब है कि हमने उसी को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम, एवीजीसी एंड एक्सआर, एरोस्पेस, इन जैसे भविष्य के जो सेक्टर्स हैं उनको भी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर शामिल कराएं। आज महिलाएं केवल घर बार नहीं बल्कि महिला लेड डेवलपमेंट में भागीदार बनना चाहती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए चाहे जयपुर ज्वेलरी हो, बाड़मेर हैंडीक्राफ्ट हो, बगरू सांगरे टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो, रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हो, डिजिटल कॉमर्स हो, क्लस्टर सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम हो, इन सब को इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर शामिल करा गया है। आज इन्वेस्टर्स केवल भूमि नहीं चाहते बल्कि ऐसी गवर्नेंस चाहते हैं जिसके अंदर उनको अप्रूवल तुरंत मिले, जहां लॉजिस्टिक्स आसान हो, यानी आना जाना रास्ता सब आसान हो, पॉलिसी स्टेबल हो और उसके साथ कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस पॉलिसी के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन लागू करा है, डीम्ड अप्रूवल करे, समय सीमा तय कर दी है। अगर उस समय सीमा के अंदर क्लियरेंस नहीं मिलती तो क्लियर माना जाएगा, अपने आप डीम्ड अप्रूवल होगा।
ऑटो रिन्यूअल्स, आपको वापस से अनुमति चाहिए, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऑटो रिन्यूअल होगा आपका। सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, मुकाबला होगा। केवल रिको ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी अपना इंडस्ट्रियल पार्क तैयार करेंगी ताकि रिको के साथ मुकाबला हो सके, एक स्पर्धा का एक वातावरण बन सके। ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं ताकि लॉजिस्टिक्स, तेज लॉजिस्टिक्स जहां पर होगा वहां तेज बिजनेस होगा, जहां तेज बिजनेस होगा वहां पर तेज इन्वेस्टमेंट होगा, और जहां पर तेज इन्वेस्टमेंट होगा वहां तेजी से जॉब रोजगार और बढ़ेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू करी है। उसी के साथ दूसरा जो निर्णय है उसके अंदर जेके सीमेंट, जो जैसलमेर के अंदर जिनको 2023 में पिछली सरकार के समय उनको भूमि मिली थी सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए, वहां से सीमेंट को ले जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक की जरूरत थी उनको। उसके लिए तकरीबन 71 हेक्टेयर भूमि हमने उनको दी है, और इसकी एस्टिमेटेड जो वहां पर ये जो प्रोजेक्ट होगा उसके 212 करोड़ के करीब उसकी लागत है। ये जो 71 हेक्टेयर हमने जमीन जेके सीमेंट को दी है, ये हमने डीएलसी पे नहीं, डबल डीएलसी के ऊपर दी है। ये कैबिनेट का निर्णय था। उसी के साथ डालमिया सीमेंट, उनको भी वहां पर सीमेंट का प्लांट लगाना था। उस सीमेंट को प्लांट लगाने के लिए उन्हें जितनी जमीन की जरूरत थी कैबिनेट ने उसको अप्रूव करा। तकरीबन 121 हेक्टेयर भूमि उन्हें चाहिए थी, उसको भी कैबिनेट ने डबल डीएलसी रेट पर अप्रूव करा है। ये दोनों उद्योग जब वहां शुरू होंगे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। कहीं पे ढाबे तैयार होते हैं तो उसी के साथ सप्लाई चेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, उसी के साथ होटल्स आ जाते हैं, उसके साथ रिपेयर मैकेनिक्स उन सब का आ जाता है। साथ साथ ये सीमेंट जो है ये राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले उपलब्ध होगी, तो रोजगार भी बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होता है। ये तीन बड़े निर्णय उद्योग को ध्यान में रखते हुए लिए गए। उसके साथ आम जन की समस्याओं का समाधान जो सरकार के अधिकारी करते हैं, उस ऐसे सरकारी अधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए उनके संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन को ध्यान में रखते हुए, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन आसान करने के लिए कुछ निर्णय लिए। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 प्रमुख संशोधन किए गए। नियम 67 में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, नियम 134 में संशोधन किया गया है। पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी सुविधा दी गई है। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र वो दे सकते हैं। तीसरा, जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते थे, वो गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए ये पहले से लागू थी, लेकिन अब हमने नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए भी ये लागू करी है कि वो एसएसओ आईडी पर साइन कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी नॉन गेजेटेड ऑफिसर को भी जानता हूं और वो मुझे जानता है, तो नॉन गेजेटेड ऑफिसर भी मेरा जीवन प्रमाण पत्र कर सकता है। पहले ये केवल गेजेटेड ऑफिसर कर सकते थे। इसमें हमने विश्वास करा है अपने सभी अधिकारियों को के ऊपर, चाहे वो नॉन गेजेटेड हो या गेजेटेड हो। उसी के साथ जो परिवार पेंशन होती थी उस पे 2 गेजेटेड ऑफिसर्स का
साइन की जरूरत पड़ती थी पहले। अब हमने उसको बदलकर मात्र एक गजेटेड ऑफिसर का उसके ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है, उससे वो सही माना जाएगा। अब मैं आज कैबिनेट ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर मंत्री परिषद द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव करा गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने सबसे बड़े सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। आज मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सम्मान से हमारे देश के किसानों को जो सम्मान मिला है, हमारे देश के पशुपालकों को जो सम्मान मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सम्मान किसानों और पशुपालकों को समर्पित किया है। इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आदरणीय राठौर साहब। अब मैं जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश रावत जी से निवेदन करूंगा कि अपना विषय रखें। आज की इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित हमारे सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी और मेरे सामने विराजे हुए सभी पत्रकार मित्रों, हिरेन जी और आनंद जी, जैसा कि राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने कैबिनेट की मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया, तो इस आज कैबिनेट की मीटिंग में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जो इस बार पवित्र पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा से प्रारंभ होगा, 25 मई से 5 जून तक चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भरतपुर से गंगा मैया के मंदिर से इसकी शुरुआत करेंगे। उसी दिन हमारा पवित्र सरोवर, पवित्र बांध और जो जयपुर सहित कई जिलों की प्यास बुझा रहे हैं, ऐसे बिशलपुर से इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। और पिछली बार भी एक व्यापक स्तर पे इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान के तहत नवीन जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जो हमारी जल संरचनाएं हैं जैसे कि कुएं हुए, बावड़ी हुए, नदी हुए, नालों हुए, उन सब की व्यापक साफ सफाई के साथ साथ जो हमारे अवरुद्ध रिवर नाले पड़े हैं, इसके अलावा कई जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, उनका भी चिन्हीकरण करके एक इसमें व्यापक आंदोलन चला जाएगा जन से भागीदारी के साथ। इसके अंदर हमारे जल संसाधन विभाग के साथ साथ जो अन्य विभाग है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। और 25 मई से 5 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग विभागों को टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। सभी विभाग उसके अंदर अपनी सहभागिता निभाएंगे। और इसी के साथ जो हमारा हरियाणा राजस्थान है, इसके तहत भी जो पूरे राजस्थान प्रदेश में 19 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हुआ है, वो अभियान भी इसी के अंदर जुड़ा है। इसी अभियान के तहत हम एडवांस के अंदर गड्ढों की खुदाई भी करेंगे। और इस तरह से इस अभियान को हम एक व्यापक और इसको एक जन चेतना का इसमें स्वरूप देंगे। और ये अभियान सभी जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों, रिवर, तालाबों, जल संरक्षण ढांचों, स्वच्छ अभियान, श्रमदान, दीप प्रोज्वल जैसे कार्यक्रमों आयोजित किए जाएंगे। वंदे गंगा प्रभात, जिसके तहत प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, साइकिल रैली व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जल संरक्षण की परंपरा के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। नवीन हमारे अमृत सरोवर है, रिसार्च सॉफ्ट है, सूखे जो गड्ढे हैं, अन्य जल संरचनाओं का निर्माण भी इसके अंदर किया जाएगा। इसके अंदर हमारे भामाशाहों को भी सहयोग लिया जाएगा। CSR जो फंड है उसके माध्यम से भी काम किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पे हमारा जो DMFT मिनरल फंड है उसका भी इसके अंदर सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर
जल चौपाल का आयोजन कर जल संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर जिला स्तर पर समापन समारोह का आयोजन होगा और अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जैसे कि भामाशाह हो गए, हमारी कुछ संस्थाएं हो गई, हमारी कुछ पंचायतें हो गई, नगर निकाय हो गए, इसके अलावा जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। हमारे जो समस्त प्रभारी मंत्री है वे अपने अपने जिले के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रगति की मॉनिटरिंग और नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही आज की इस कैबिनेट की बैठक में हमारे जो कृषि सेवा के नियम है उसके अंदर भी संशोधन का हमने प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंदर राजस्थान कृषि अधिनियम सेवा अधिनियम 1978 की अधिसूचित में कृषि अनुसंधान शीर्ष के अधीन वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के नवीन पदनाम की विशिष्ट जोड़ी जाएगी। इस निर्णयों से संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और विभागीय कार्यों में गुणवत्ता आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आदरणीय अपनी बात आज हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, सुरेश जी रावत साहब, आनंद जी, हिरेंद्र जी और सभी मेरे पत्रकार भाइयों, आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी हुई भूमि के आवंटन को लेकर के स्वीकृतियां जारी की गई और राजस्थान जो कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में एक सिरमौर है पूरे देश का, हमारे यहाँ आने वाले जो भी इन्वेस्टर हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो भूमि आवंटन कर रही है और उसमें जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के ग्राम मागरा में बांसड़ा में 106.84 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। इसी तरह से जैसलमेर तहसील के ग्राम घोटारू में 1198.53 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। बाड़मेर जिले की सीव तहसील के ग्राम मुंगेरिया में 39.7 हेक्टेयर, बीकानेर जिले के पोगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भाटियान में 63.5 हेक्टेयर और ग्राम बरजू के में 80.24 हेक्टेयर भूमि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमतन आवंटन की गई है और ये मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में जिस तरह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि राजस्थान में आने वाले अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर एक हमने नीति बनाई है, उसके आधार पर जो स्वीकृति दे रहे हैं, तो उसका आज हमारे राजस्थान में एक आगे बढ़ करके और आने वाले इन्वेस्टर प्राथमिकता के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हमारा जो प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विकसित भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विकसित ग्राम शहरी वार्ड एक अभियान प्रारंभ किया और उसको कैबिनेट में के पश्चात आयोजित हमारी मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद की बैठक में जो ग्राम विकास और शहरी वार्ड विकास की प्रगति की समीक्षा की गई और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 26-27 में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक जो विकास का मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की थी, उसी घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान का संचालन 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस से और 15 मई 2026 तक किया गया। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो 457 पंचायत समितियां हैं, 14,403 हमारे ग्राम पंचायतें हैं और शहरी क्षेत्र की हमारी 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों को कवर किया गया। इस अभियान के माध्यम से हर डेटा को वहां एक कैसे पोर्टल पे लाया जाए और उसके माध्यम से एक डेटाबेस तैयार किया जाए
कि हमारी जो आने वाली विकास की संरचनाएं हैं, विकास का जो हमारे आयाम है, उनको कैसे उस डेटा के माध्यम से हर उसमें डेटा रहेगा और जिस भी गांव से लेकर के, शहर से लेकर के, वार्ड से लेकर के वहां की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अभी हमने इसको 2030 तक के लिए तैयार किया है। आने वाले समय में 2047 की योजनाओं के लिए भी इसी तरह से ये अभियान चलेगा और उसको तैयार किया जाएगा और इसके माध्यम से हर वहां की जरूरत की संरचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। जैसे किसी गांव में कोई भी स्कूल भी अगर खोलना है तो वो विभाग ये देख सकता है कि वहां की आबादी क्या है, वहां की आवश्यकताएं क्या है, वहां पर आने वाला जो स्कूल से दूरी के पढ़ने वाले गांव की दूरी क्या है और उसके माध्यम से वहां क्या आवश्यकता है, क्या वहां जरूरत है, क्या कौन सी जरूरत है, उसको इस डेटा के माध्यम से तैयार किया जाएगा, इस अभियान के माध्यम से। और वहां ग्राम से लेकर के और वार्ड तक की आवश्यकताओं की इसके माध्यम से एक विकास की संरचना तैयार की जाएगी। इस अभियान में के अंतर्गत 20 मार्च को पहली ग्राम सभा, शहरी विकास सभा का आयोजन करके नागरिकों को अभियान के बारे में एक जागरूक किया गया और उसके बाद अप्रैल माह में हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर एक टीमों का गठन किया गया। सुझाव संग्रह तंत्र स्थापित किए गए और हितधारकों की सूची तैयार की गई है। समूहों में चर्चा के माध्यम से आम नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, कारीगरों, दिव्यांगों और उनकी जरूरतें जो है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, उन सबको सुना गया है और उनके सुझावों के आधार पर एक बेसलाइन डेटा के आधार पर एक ड्राफ्ट प्लान की तैयारी की गई है। आज इसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए आगामी 26 मई को प्रदेश भर की समस्त ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और उसमें इसका अनुमोदन होगा। इसी तरह से हमारे प्रदेश में जिस तरह से गत दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी को देखते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में पानी से लेकर के और बिजली तक की भी जो आवश्यकताएं हैं और उसकी आपूर्ति को लेकर के एक समीक्षा की गई है और उसमें दोनों विभागों ने अपनी समीक्षा में गर्मी की आवश्यकताओं को देखते हुए पेयजल की सप्लाई को लेकर के और अपनी जो भी परेशानियां थी और जो आगे की आने वाली संभावनाएं उसके बारे में मंत्रिमंडल को अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार वाले जिलों में मंत्री वहां जाकर के या वीसी के माध्यम से इस पेयजल की स्थिति का नियमित रूप से समीक्षा करें और उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाएं उस पर उन्होंने निर्देश दिए गए। और इसी तरह से जैसे बिजली की आवश्यकता है, अब बिजली का मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार हमारी जो बिजली है वो इस भीषण गर्मी में भी हमें जितनी आवश्यकता है उसका सबसे बड़ा पीक डिमांड हमारी 25 फरवरी 25 में आई थी 19,665 मेगावाट और जनवरी 26 में आई 20,600 मेगावाट। उसको हमने बिना किसी कटौती के पूरा किया है। अभी जो हमारा कुसुम के जो हमारे प्लांट हैं उनकी उपलब्धता अभी हमारे पास 7,376 मेगावाट की है और कोयला आधारित जो हमारे प्लांट है उनकी उपलब्धता 7,830 मेगावाट है। मतलब लगभग हमारी कुसुम ए और सी के जो रूफटॉप मिला करके उपलब्धता है वो कोयले के आधार पर हमारे जो प्लांट है, संयंत्र हैं, उनके बराबर उपलब्धता आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारी उपलब्धि है इस कार्यकाल की कि इतनी बड़ी हमारी रूफटॉप, चाहे वो कुसुम ए हो, कुसुम सी हो, वो कोयले आधारित हमारी जो बिजली है उसके बराबर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी तरह से हमने हमारे इस कार्यकाल में प्रेजेंटेशन में बताया कि 444 सब स्टेशन 33 केवी के नए बना करके चालू कर दिए गए हैं। 211 सब स्टेशनों पर कार्य हमारा प्रगतिरत है और 26 जिलों में हम 2 ब्लॉक में कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए 26 जिलों में हमने तैयारी कर ली है और वहां बिजली दे रहे हैं। और हमारी 181 के संपर्क पोर्टल पर जो शिकायत आती है उसके लिए 80% हमारी जो शिकायतें हैं उसकी संतुष्टि का स्तर हमने कायम किया है। तो इस तरह से लगातार हम बिजली की उपलब्धता हो, पेयजल की आपूर्ति हो, वो दोनों में हमारी जो प्रगति है उसकी समीक्षा की गई। वर्ष 2026 में अब तक
जो हमारी मई 2026 में जो बिजली की मांग आई वो 20 मई को 16,487 मेगावाट रही है, जबकि उपलब्धता हमारे पास 16,580 मेगावाट रही है। अर्थात हमने जो पीक डिमांड आया अब इस मई में उससे भी ज्यादा हमारे पास बिजली की उपलब्धता रही है, और ये पिछले वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार बिजली के क्षेत्र में हुआ है। और ये हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दूरदर्शी निर्णय लिए गए उसके आधार पर ये पहल हम कर पाए हैं। और आने वाली गर्मी में जिस तरह से पेयजल के लिए भी एक राज्यव्यापी अभियान चला करके हैंडपंपों को नलकूपों को दुरुस्त किया गया और उनको ठीक किया गया, वो अभियान चलाया और उसके माध्यम से एक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित भी की गई। तो राज्य सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि पेयजल और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और हमारा ये अभियान जिस तरह से इस बार उपलब्धता रही है बिजली और पानी की, निश्चित रूप से वो एक बहुत ही ऐतिहासिक रहा है कि बिना किसी कटौती के हम लगातार इस भीषण गर्मी में बिजली दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब कैबिनेट के विषयों से संबंधित कोई आपके प्रश्न हैं? क्वेश्चन है, अभी जो 5 जून से अभियान चलाया जाएगा, एनक्रोचमेंट हटाएगा पानी के सब के लिए, ये रामगढ़ बांध के जो एनक्रोचमेंट हो रखे हैं वर्षों से, बड़े बड़े नेताओं के जो फार्म हाउस हैं, बिल्डिंग हैं, सड़क के में जो है होटल बना रखे हैं, इसमें इसको भी शामिल किया जाएगा रामगढ़ बांध? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ अतिक्रमण का पता लगेगा उन सबको हटाया जाएगा। और कोई वर्क फ्रॉम होम को लेकर के कोई चर्चा हुई या कोई मंशा है सरकार की कुछ ईंधन बचत के लिए? ईंधन बचत के लिए सरकार की कोई मंशा है वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की या कोई और नए नवाचार करने की, जिस तरीके से हीरालाल जी भी ईवी में चल रहे हैं? निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी चर्चा करी और उसमें सभी जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करा है कि वो खुद भी और एक संदेश भी दें अपने माध्यम से, और कुछ तरीके जो अपनाए जा सकते हैं जिससे ईंधन और ऊर्जा की बचत हो, उसके बारे में जरूर चर्चा चिंतन करके अगर उसको लागू कर सकते हैं तो उसको लागू करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी चर्चा हुई है, किस तरह से उसको तुरंत सुधारा जा सकता है। ईवी को लेकर सरकार कुछ ईवी को लेकर कर रही है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ सरकार गवर्नमेंट की? राजस्थान सरकार वैसे भी चार्जिंग स्टेशन हम लगा रहे हैं। राजस्थान चार्जिंग स्टेशन के आप बोलना चाहिए। चार्जिंग स्टेशन हमें केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 262 चार्जिंग स्टेशन राजस्थान में मिले हैं और उनमें 591 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे 262 स्थानों पर। तो उसके लिए हम टेंडर तैयार कर रहे हैं, उसको आगे हम निकालने वाले हैं और उसके माध्यम से ईवी को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें क्या राजस्थान को एक बड़ी मात्रा में चार्जिंग स्टेशन जो केंद्र सरकार के सहयोग से लगेंगे और उसका आने वाले समय में हम टेंडर निकालेंगे तो उसका उपयोग हो पाएगा। नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर थी तो बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला पॉलिसी है जिसके अंदर हर तरह के जो इंडस्ट्री है उसको किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं, और उसमें यही तय करा गया कि केवल मात्र जमीन देना ही नहीं। पिछली सरकारों के अंदर तो जमीन में भी अड़ जाते थे, ऑक्शन होता था, नीलामी होती थी, रेट ऊपर चढ़ जाती थी। हम वहां से बहुत आगे निकल गए हैं। जमीन आसानी से उपलब्ध हो, उसके साथ साथ पूरा इकोसिस्टम ऐसा हो जिससे राजस्थान के अंदर एक आर्थिक मजबूती आए, तेजी आए, उसके ऊपर हमने ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। आपको संक्षिप्त में मैं बताऊं तो पिछली सरकार के अंदर मात्र नीलामी होती थी, 99 ईयर्स के लिए लीज दिया जाता था। हमने कितने इनोवेशंस कर लिए, आज 66 ईयर्स के लिए लीज दी जा रही है राजस्थान के अंदर ताकि रेट कम हो जाए। और वही नहीं, हम अब 15 साल के लिए रेंट पे दे रहे हैं जमीन, वो भी उसका भी विज्ञापन आने वाले हैं या आ चुके हैं। सो हम बहुत सरल कर रहे हैं, जिसकी जेब छोटी है वो अपना व्यापार कर पाए, इस तरह का हम एक सिस्टम बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये सब है। बैंक खोलने के लिए कोई निर्णय हुआ है? देखिए, ये तबादलों का जो है ये अलग अलग विभाग मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हैं
और जब विभागों को प्रशासनिक तौर पे जरूरत होती है तब ये तबादले खोले जाते हैं। जब भी खोले जाएंगे सारी जनता को पता चल जाएगा। कैबिनेट में ये चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार का तो रुख यही है कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जब तय करेगा डेट, हम उस डेट के ऊपर चुनाव करवाएंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कहीं छूट ना जाए। उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि रिप्स के अंदर जो बेनिफिट हैं, हमारे जो पैकेजेस हैं, वो पैकेजेस अब इन सभी को उपलब्ध होंगे। जहां तक बात रही लेबर लॉज की, लेबर लॉज वही है जो लेबर डिपार्टमेंट ने बनाए हुए हैं। और आपका एक सवाल और था इसी में, ग्रोथ का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कितना उपलब्ध होगा, ये तो हर एक सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। किस तरह का होटल है, कितना बड़ा होटल है, लॉजिस्टिक पार्क है, कितना बड़ा तो इन सब के ऊपर निर्धारित होगा। लेकिन निश्चित रूप से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमने सरलीकरण कर दिया, हमने बिजनेस करना आसान कर दिया, हमने प्रोसेसेस सरल कर दिए, ऑटोमेटिक रिन्यूअल कर दिए, डीम्ड अप्रूवल कर दिए, हमने ये तय कर दिया ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क, बिजली, पानी हम वहां तक उपलब्ध करवाएंगे। हमने रीको के साथ मुकाबले का एक माहौल बना दिया। तो निश्चित रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी, हर जिले के लिए अलग एक आर्थिक प्लान तैयार हो गई है। तो निश्चित रूप से कोई भी जिला राजस्थान का पिछड़ा नहीं रहेगा, सब आगे बढ़ पाएंगे। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उस विजन पे आगे चल पाएंगे। आपने देखा होगा पिछले ही कुछ महीनों में कि पश्चिमी राजस्थान, जिसको हमेशा ये माना जाता था तो ये तो दूर है, अब वो दूरी आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान किस तेज गति से डेवलप हो रहा है।